अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाक फौज की हाई कमान में तब्दीली के हवाले से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। एक बहुत बड़ा मामला था जो बज़ाहिर तय हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऐलान कर दिया है कि वो बतौर आर्मी चीफ तौसी लेने में दिलचस्पी नहीं रखते और 29 नवंबर को अपनी मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी वादे कर दिया है कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रवा माह के आखिर या अगले माह शुरू हो जाएगा। आर्मी चीफ के लिए 5 नाम आते हैं, उनमें से किसी की भी तैनाती हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में ज़ोराने से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी मुद्दत पूरी होने पर सुबुकदोश होने के अज़म का इजहार किया। इस मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और दूर ही रहना चाहती हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क की बीमार मईशत को बहाल करना मुआशरे के हर हिस्सेदार की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने टारगेट हासिल नहीं कर सकेगी और मजबूत मईशत के बगैर सिफारतकारी नहीं हो सकती। नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले माह होनी है, जिसको इमरान खान ने आजकल अपनी सियासत का महवर बनाया हुआ है। और आज आर्मी चीफ की तैनाती के ऐलान के बाद भी और ये कहने के बाद भी कि वो तौसी नहीं लेना चाहते, तब भी तहरीक इंसाफ ने यही पोजीशन ली है कि वो 28 नवंबर से पहले हुकूमत गिरा सकती है और निगरां हुकूमत ने आर्मी चीफ तैनात नहीं कर सकती है। पहले इमरान खान मुसलसल कहते रहे कि मौजूदा हुकूमत को नए आर्मी चीफ की तैनाती का हक ही नहीं है। बार बार ये बात दोहराते रहे, जलसों में भी ये बात कहते रहे और इंटरव्यूज में भी इसी पर जोर देते रहे, लेकिन फिर खुद ही ये भी कह दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती इलेक्शन के बाद नई हुकूमत को करनी चाहिए और इसके लिए मौजूदा आर्मी चीफ को तौसी देने की गुंजाइश निकाली जा सकती है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि मामला तौसी की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन 14 अप्रैल को DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कह चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ना तो मुद्दत में तौसी तलब कर रहे हैं और ना ही कबूल करेंगे। और कल खुद आर्मी चीफ ने भी ये बात कह दी है। इसके बाद आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रवा माह के आखिरी अगले माह के आगाज़ में शुरू हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आर्मी चीफ के बयान से क्लैरिटी तो आई है, हमें कोई जल्दी नहीं है, इमरान खान को 2-3 हफ्ते और तरसने दो, मिर्चें लगने दो। प्रोसेस जो है कहीं जाके इस महीने के आखिर में स्टार्ट हो या नवंबर के शुरू में स्टार्ट होगा। कोई ऐसी जल्दी नहीं है, एनू होर तड़फन दो 2-3 हफ्ते होर तो जड़ा है एनू मर्चा लगदियां रहंदियां, तो ये लड़ना कोई नहीं, ये फिर इकट्ठे ही नाल निबड़ लवांगे। उन्होंने वहाँ पे जो बात की है, मेरा ख्याल है उससे भी एक क्लैरिटी तो आई है ना। कम से कम जो आज से 6 या 7 दिन या 10 दिन पहले जो थोड़ा सा एक इबहाम था, वो इबहाम तो दूर हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे इबहाम दूर हो जाएंगे। कोई डिसीजन नहीं हुआ। जो रवायत है 5 अशखास के नाम आते हैं, उस 5 में से जो है वो कोई भी अपॉइंट किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इस पर कहा है कि अगर 29 नवंबर से पहले मुल्क में निगरां हुकूमत आ गई तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो अहम पॉलिसी फैसले नहीं कर सकेगी। हमारी तैयारी पूरी। गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि हमें टॉप 5 नामों में से एक नाम पर एतराज़ है। दूसरी तरफ नून लीग भी टॉप 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स में से एक पर एतराज़ उठाती रही है, लेकिन इस सब के बावजूद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे प्रोग्राम में भी कह चुके हैं और आज भी कहा है कि टॉप के 4-5 जनरल्स में से ही कोई एक आर्मी चीफ बन जाएगा, यानी 4 से 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स की फहरिस्त में से ही हुकूमत को आर्मी चीफ लगाना है और वो भी मौजूदा आर्मी चीफ के साथ मुशावरत के बाद लगाना है। और हुकूमत ये वादे भी कर चुकी है कि इसी उसूल के तहत अगला आर्मी चीफ लगाया जाएगा। रोजनामा डॉन में आने वाली तफसीलात के मुताबिक इस वक्त सीनियरिटी की बुनियाद पर नया आर्मी चीफ बनने के जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स मजबूत उम्मीदवार हैं, उनमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं। और जिस वक्त नए आर्मी चीफ को लगाने का फैसला होगा तो उस वक्त आसिम मुनीर सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल तस्वुर किए जाएंगे। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत आने के फ़ौरन बाद खुद इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DGISI तैनात किया था और उन्होंने 8 महीने इमरान खान के साथ बतौर DGISI काम भी किया था। मगर खबर के मुताबिक आसिम मुनीर भी अगले महीने यानी 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। उनका नाम नए आर्मी चीफ के उम्मीदवारों की लिस्ट में होगा या नहीं, इसका हतमी फैसला मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा करेंगे और उन्हें आर्मी चीफ लगाने या न लगाने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करना है। इसी तरह आसिम मुनीर के बाद 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स में से जो दूसरे सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जिन्होंने तहरीक तालिबान और दीगर दहशतगर्द जमातों के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद को कोर कमांडर रावलपिंडी बना दिया गया और अब वो नए आर्मी चीफ की रेस में शामिल मजबूत उम्मीदवारों में से एक है। इसी तरह सीनियरिटी लिस्ट में नए आर्मी चीफ बनने के जो तीसरे मजबूत उम्मीदवार हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और भारत से मुतालिक मामलात पर उनकी गिरफ्त सबसे मजबूत तस्वुर की जाती है। इसी तरह आर्मी चीफ के लिए जो चौथे सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद है, जो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं और 2019 से 2021 तक कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं, जहां वो हाल ही में अमरीकी इनखला के आगाज़ पर
पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी, निगरानी और फेंसिंग जैसे हसास तरीन मामलों को देखते रहे। और जो 5वें लेफ्टिनेंट जनरल हैं और जो नए आर्मी चीफ बनने की रेस में हो सकते हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, जो अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सियासी बहस व मुबाहिसे का हिस्सा रहे। इमरान खान के दौर में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह तैनात किया गया, मगर आखिरी मरहले में जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ISI का नया सरबराह बनाने की कोशिश की, तो इमरान खान और फौजी क़यादत के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया था। इमरान खान चाहते थे कि वो किसी भी तरह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह बरकरार रखें और इसका वो अपने इंटरव्यू में एतराफ़ भी कर चुके हैं, सियासी वजूहात बता चुके हैं। और इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर बहावलपुर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के दौरे हुकूमत में अहम तरीन पोजीशंस पर काम कर चुके हैं। इसी तरह जो छठे लेफ्टिनेंट जनरल सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं और वो इस वक्त कोर कमांडर गुजरावाला हैं और उन्हें GHQ और कमांड पोजीशंस में काफ़ी तजर्बा हासिल है। तो अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर होते हैं, तो रिवायत के मुताबिक इन 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से ही कोई एक आर्मी चीफ तैनात होगा। मगर तहरीक इंसाफ अब भी दावा कर रही है कि हमारी तैयारी पूरी है और 29 नवंबर से पहले हुकूमत चली जाएगी और निगरान हुकूमत आर्मी चीफ तैनात नहीं कर सकती, और इसके लिए इमरान खान पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। कल पेशावर में उन्होंने कारकुनों से हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में हिस्सा लेने का हल्फ लिया और आज लाहौर में हल्फ लिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा को दावत दी, वो नहीं आए। साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि वो तोसी की तरफ नहीं देख रहे हैं, आज वज़ीर दिफा ने भी कह दिया कि अक्टूबर के आखिर से ये अमल शुरू हो जाएगा, मगर उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमारी तैयारी पूरी है, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और 29 नवंबर से पहले अगर इंटरिम गवर्नमेंट आ गई तो फिर कैसे ये तैनाती होगी। तो भाई साहब आप अनाउंसमेंट तो आर्मी चीफ ने भी कर दी, आपकी तरफ से भी हो गई, मगर इमरान खान साहब एक तो हल्फ ले रहे हैं, कल उन्होंने पेशावर में लिया, आज लाहौर में अपने कारकुनों से लिया कि आज़ादी तहरीक के लिए जो जिहाद है उसका नाम देते हुए कि कोई भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। फिर आज फाज चौधरी साहब ने भी कहा कि उससे पहले अगर इंटरिम गवर्नमेंट आ गई तो नया आर्मी चीफ तैनात नहीं होगा। फिर आज खान साहब ने भी कहा कि राना सनाउल्लाह में कैसे रोक लेगा, हुकूमत कैसे रोक लेगी, चारों तरफ हमारी हुकूमत है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर। तो वो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि आर्मी चीफ ने ना लेनी हो तोसी, आपने ना देनी हो तोसी, मगर तोसी हो सकती। देखें, जहाँ तक सारी बात का ताल्लुक है, ये आज जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं कि आर्मी चीफ ने ये कह दिया है कि कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, ये बहुत खुशाइंद बात है कि कम से कम इस इशू पर क्लैरिटी आ गई है। वरना रोज़ स्पेकुलेशन जारी थी कि एक्सटेंशन हो रही है, दूसरी एक्सटेंशन हो रही है, उस पर लोग बहस कर रहे थे। अब प्राइम मिनिस्टर का हक है कि किसी वक्त भी आर्मी चीफ की, नए आर्मी चीफ की तैनाती कर दें और बात ख़त्म हो जाएगी। इस मुल्क की सियासत का महवर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, मुल्क के मामलात सियासत का महवर होने चाहिए। और आज मुल्क के हालात बहुत तशवीशनाक हैं। वैसा बात दुरुस्त है, मगर मसला है कि आपने फोकस मतलब आपने तजवीज़ दी थी, आपने कहा था कि जल्दी हो जाए कर दें। अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की एक रिवायत है जो उन्होंने राइल शरीफ के केस में भी किया, और तो इस महीने के आखिर से या अगले महीने के शुरू से ये मामला शुरू होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक मिर्चें लगने दें इमरान खान को, तो खान साहब की वजह से नहीं कर रहे हैं, किसी और वजह से नहीं कर रहे हैं। फिर अगर जब आप चाहते हैं कि फौरी हो जाए, आप कह भी चुके हैं, फिर भी नहीं कर रही आपकी हुकूमत। नहीं, ख्वाजा साहब महावरतन ऐसी बात करते हैं, उनका अपना एक स्टाइल है बात करने का, लेकिन ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास होता है। और मैंने जो कहा था वो टीवी प्रोग्राम पर इसलिए कहा था कि जो स्पेकुलेशन हो रही है इस वक्त, ये इदारे के लिए और मुल्क के लिए इसके असरात मुस्बत नहीं होते। तो बेहतर है कि जल्दी फ़ैसला हो जाए, और फ़ैसला तो करना है, और जो लोग उसके लिए क्वालिफाई करते हैं वो वही होंगे जो आखिरी दिन भी होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये आईनी हक है और उसको इस्तेमाल कर लें तो बेहतर होगा मेरे ख्याल में। पर साहब आप क्योंकि ज़ाहिर है सियासत को बड़ा अच्छी तरह से समझते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपकी हुकूमत अब गिराने में कामयाब नहीं हो पाएंगे? देखिए, ये पानीपत की लड़ाई तो नहीं है ना कि आप 20,000 आदमी लेकर आ जाएंगे और हमलावर हो जाएंगे और कब्ज़ा कर लेंगे। एक आइन भी है मुल्क के अंदर, कानून भी हैं। इमरान खान साहब आइन पढ़ लें कि आइन क्या कहता है। भाई साहब एक और आम बात है, तहरीक इंसाफ आ भी रही है और अपने कारकुनों की जिम्मेदारी भी नहीं ले रही है। ज़ाहिर एक बड़ा हसास मामला हो जाता है, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं वो अपने वर्कर्स की, जब और खुदा न खास्ता कुछ लोगों की जान चली गई तो हुकूमत ही मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर चली जाएगी। अभी तो नज़र आ रहा है कि किस तरीके से खान साहब हसास मामला मकामात पर जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी माजी में उनको इस इजाज़त नहीं दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो अगर कुछ तसादुम हो गया, कुछ लाशें खुदा न खास्ता गिर गई, तो फिर ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब की होगी।
क्योंकि जब आप मुल्क के दारुल-हुकूमत और हमलावर होते हैं और ये दावा करके कि मेरे पास सूबाई हुकूमतें हैं, तो क्या सूबाई हुकूमतें जब भी चाहें तो वफाकी हुकूमत पर हमलावर हो जाएं और कब्ज़ा कर लें? क्या ये हमारा आइन कहता है? क्या ये हमारी सियासी रवायत होनी चाहिए? इमरान खान साहब को तो ये बताएं कि 4 साल उन्होंने मुल्क के अंदर किया क्या है, और जो आज मुल्क के हालात हैं क्या उनसे बाखबर हैं? वो जो मुश्किलात हैं मुल्क की उनसे बाखबर हैं? क्या आज मुल्क की मामलात जो हैं वो इमरान खान साहब की ये हल्फ बर्दारी पर ही उसका मुनहसर है कि कब हल्फ ले रहे हैं और क्या हल्फ ले रहे हैं? ये तो आप ज़रा कभी हिटलर की और मुसलिनी की और जो फैशिस्ट लीडर गुजरे हैं उनकी तकरीरें सुने और उनकी हल्फ बर्दारी देखें, तो बिल्कुल वही हालात हैं इमरान खान साहब के भी। साहब अगर माजी के हालात हैं उसमें अगर उनको कामयाबी मिलती है, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी किस्म का वायलेंस आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी आप डाल लें इमरान खान साहब पर, मगर उस वक्त और जो वक्त है उसकी बड़ी अहमियत होती है। उस वक्त बैकफुट पर कौन जाएगा अगर खुदा न खास्ता तसादुम हो गया, लोग जख्मी हो गए, क्योंकि अदरवाइज तो कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है कि खान साहब को कामयाबी मिल सके और वो हुकूमत गिरा सके। मगर अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई तो फिर कहाँ मामला जाएंगे? नहीं, ऐसी सिचुएशन डेवलप नहीं होनी चाहिए, ना होने दी जा सकती है, क्योंकि अगर ये रवायत पड़ गई कि जो अगर हमलावर हो गया और 10-12 लाशें उसने गिरा ली और अपनी ही लाशें खुद अपनी जिम्मेदारी उठाए बगैर, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? तो मेरा सवाल ये है कि क्या आज मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मल हो सकता है? क्या आपके हालात आपको इजाज़त देते हैं कि आप ये तमाशे करें? क्या आपका मुल्क आज एक इंटरिम गवर्नमेंट का मुतहम्मल हो सकता है 90 दिन की इंटरिम गवर्नमेंट का? वैसे मगर इसमें मसला है ना कि फिर आप लोग भी ये तो नहीं चाह रहे हैं कि 2018 में जो कुछ गलत हुआ बस वो अंडू हो। आप लोग भी ये चाह रहे हैं कि फिर इमरान खान साहब के साथ भी वो हो जो 2018 से पहले हमारे साथ हुआ। मरीम नवाज साहबा तो कहती हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, मामलात होने चाहिए। तो ये जो 62 के हवाले से कल चीफ जस्टिस ने भी कहा, ये सुनहरी मौका नहीं है कि नवाज शरीफ साहब भी आएँ, इमरान खान साहब भी हों और मामलात आगे बढ़ें, बजाय इसके कि अब आप लोग ये ख्वाहिश कर रहे हो कि इमरान खान साहब की किसी भी केस में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए? जी, हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने कानून तोड़ा है तो उनको तो फिर जवाबदेही करनी होगी ना, उनको जवाब देना होगा, उसकी जिम्मेदारी उन पर ठहराई जाएगी। हमने तो कोई जाली केस नहीं बनाया किसी पर, हमने किसी पर हेरोइन नहीं डाली, हमने किसी को जेल में नहीं डाला। तो हम तो देखें, अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसको उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। मगर आप ये बेहतर समझते हैं कि अगर ये 62 के हवाले से जो चीफ जस्टिस ने कहा है उसके तहत अगर ताहयात नाअहली का मामला ख़त्म होता है, एक इशारा ही समझिए, पार्लियामेंट के जरिए किसी भी तरीके से मामला ख़त्म हो तो आगे बढ़ा जाए, क्योंकि दो ही सूरतें हो सकती हैं, क्या तो इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएं, फिर तहरीक इंसाफ आपकी बात माने और दोनों को ही रास्ता मिले, इमरान खान और नवाज शरीफ को, या फिर आप पहले ही उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से पहले इस मामले की तरफ आगे बढ़ें। देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब की नाअहली गलत थी, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, तो मैं कम से कम बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसी ही जो नाइंसाफ़ी है वो इमरान खान के साथ हो। ये तो इन नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने का वक्त है। जो सादिक और अमीन की इंटरप्रटेशन सुप्रीम कोर्ट ने खुद की थी, आज सुप्रीम कोर्ट को उस इंटरप्रटेशन को ख़त्म करना चाहिए। उसका इतलाक़ 10,000 दरम की फ़ीस ना लेने पर, उसका सासा बनाने पर नहीं हो सकता। सादिक और अमीन की डिफ़ाइन अगर सुप्रीम कोर्ट कर दे अपनी किसी जजमेंट में कि सादिक और अमीन का इतलाक़ किस पर होगा, तो ये ज़रा बेहतर होगा। क्योंकि आज मुल्क के मामलात जिस संजीदा नौइयत के हैं, तो आज मुल्क में इफ़हाम व तफ़हीम और मुल्क के मामलात पर फोकस करने की ज़रूरत है। आज ना सियासत का वक्त है, आज ना गालियाँ देने का वक्त है, आज ना ये जलसे और जुलूस करके चढ़ाई किसी पर करने का वक्त है। ये शौक़ भी जब वक्त आएगा तो पूरा कर लें, लेकिन आज मुल्क के मामलात को हल करने का वक्त है। वैसे अगर लग तो रहा है ना कि दोनों तरफ से ऐसा लगता है कि वार हो रहे हैं कि किसका सियासी वार कामयाब होगा। आप लोगों ने उनके बहुत ही जो सिलेक्टेड लोग थे 8-10 उनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए, तो इमरान खान साहब ने कहा कि 9 के 9 हल्कों पर मैं लड़ूंगा। उसके बाद आज फिर वो गए हैं कोर्ट में कि जी ये जो इस्तीफ़े हैं ये कबूल नहीं होने चाहिए। तो ऐसा लगता है कि हर कोई अपना वार आजमा रहा है। इस वक्त अचानक तहरीक इंसाफ बैकफुट पर नज़र आ रही है कि वो इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंस से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, अब नहीं लड़ रहे हैं, तो आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। देखिए, ये सियासी वार नहीं है। इस्तीफ़े उन्होंने दिए थे, इलेक्शन हो जाए, अब इस्तीफ़े नहीं देना चाहते हैं तो इस्तीफ़े वापस कह दें हम नहीं देना चाहते हैं, आगे असेंबली में बैठे अपोजिशन का रोल अदा करें, इसी से मुल्क आगे चलता है। अगर आपको पार्लियामान
कि जो बेतौकीदी इमरान खान ने और उसके स्पीकर ने 4 साल की है, और फिर जब अपोजिशन में बैठने का वक्त आया तो ऐवान छोड़कर भाग खड़े हुए और आज सड़कों पर बात करते हैं, तो आए असेंबली में आकर जो हकीकी जमहूरियत का फोरम है वहाँ पर आकर बात करें कि अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही उस पर तनकीद करें, अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र करें। यही पार्लिमानी जमहूरियत होती है। मतलब आपको अभी भी लगता है इलेक्शन टाइम पर ही होंगे और अगस्त तक आप लोग वक्त पूरा कर पाएंगे? क्योंकि ये जिस किस्म की हुकूमत है उसमें ऐसा लगता है कि आप हुकूमत चला रहे हैं या इत्तेहादियों को मुतमईन कर रहे हैं। आज एक और हमने देखा कि काबीना में इजाफा हो गया, 75 लोग हैं काबीना में, जिसमें से अक्सर के पास पोर्टफोलियो तक नहीं है। ऐसे पीएम तो आप लगाते उस वक्त हैं जब आपको एक पोर्टफोलियो में मदद चाहिए होती है, मगर भरे जा रहे हैं, इत्तेहादियों को भी मुतमईन कर रहे हैं, दीगर लोगों को भी मुतमईन कर रहे हैं। तो ये मुल्क चल रहा है या सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और इत्तेहादियों को इत्मीनान दिया जा रहा है? देखिए, हुकूमत में तकरीबन 10 महीने बाकी हैं और बहुत से चैलेंजेस का आपको सामना है। तो काबीना तो सिर्फ वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल होती है, बाकी ऐसे पीएम्स जितने भी वज़ीर साहब चाहें वो रख सकते हैं, और वो एक कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट है। तो उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो जो भी प्रोफेसर साहब मुनासिब समझते हैं वो रख लेते हैं। ये कोई लंबी चौड़ी ताहियात मुलाजमत नहीं है, 10 महीने की है, उसके अंदर आपको मदद चाहिए होती है फैसले करने में। तो ये उन पर छोड़ दें वज़ीर साहब पर के कैसे काम करते हैं। अगर मदद चाहिए होती है तो पोर्टफोलियोज भी होते हैं ना भाई साहब। आप तो खुद वज़ीर आज़म रहे हैं, 29 ऐसे पीएम हो जिसमें से 23 के पास पोर्टफोलियो ही ना हो, तो इसका मतलब है कि उनकी ज़रूरत नहीं थी, किसी ना किसी तरीके से बस रखा गया है। नहीं, ऐसे पीएम का जनरली पोर्टफोलियो नहीं होता, कुछ को आप असाइन कर देते हैं। जनरली ऐसे पीएम जो होते हैं वो आपकी डायरेक्शंस पर किसी ख़ास नौइयत का काम करते हैं, जनरली पोर्टफोलियोज नहीं दिए जाते। मतलब स्पेशल असिस्टेंट ऑन पेट्रोलियम हो सकता है और एनर्जी हो सकता है, अगर जनरली नहीं भी दिए जाते तो 23 ऐसे कौन से काम है जो शहबाज शरीफ साहब को कराने हैं इन लोगों से? नहीं, बेपनाह काम है। आपने रेवेन्यू को देखना है, आपने कॉस्ट को देखना है, आपने एमएफ के इशूज़ को देखना है, आपने सीपैक को देखना है, आपने जो दुनिया से ताल्लुकात हैं उनको देखना है। आज तो बहुत बेपनाह चैलेंजेस हैं मुल्क को, तो हमें इन चीज़ों पर ज़रा ध्यान कम दें कि कितने मेंबरान हैं। ये देखें कि हुकूमत परफॉर्म क्या करती है और क्या चैलेंजेस का उसको सामना है। अफराद ही इनका मुकाबला करते हैं, और जो 4 साल में मुल्क की तबाही हुई है वो एक अनप्रेसिडेंटेड है, तो उसका मुकाबला अफराद ही करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब पर ये उनको राइट दे दें कि जितने भी लोग नॉमिनेट करें और जिस तरह भी मेहनत करें, ये उनका काम है। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, क्या इमरान खान साहब आकर वाकई अभी भी, जबकि आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि उन्हें तौसीह नहीं चाहिए, मगर इमरान खान की सियासत का मरकज़ इस वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती है, वो 28 नवंबर से पहले हुकूमत गिरा सकते हैं, जिस कॉन्फ्रेंस का इज़हार कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद बात करें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। आर्मी चीफ ने कह दिया कि वो तौसीह में दिलचस्पी नहीं रखते। हुकूमत ने कह दिया कि इस महीने के आखिर या अगले महीने के शुरू से तैनाती का अमल शुरू होगा नए आर्मी चीफ की, मगर तहरीक इंसाफ फिर भी कह रही है कि 28 नवंबर से पहले अगर हुकूमत ना रही तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। सीनियर साहब तज़किया मुजीबुर रहमान शामी साहब और साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शामी साहब, अब ना तो आर्मी चीफ को दिलचस्पी है तौसीह में, ना हुकूमत तौसीह देना चाह रही है, बल्कि कह रही है कि जी हम नए आर्मी चीफ लगाएंगे, मगर तहरीक इंसाफ अब भी कह रही है कि अगर 28 से पहले हमने हुकूमत गिरा दी और हमारी तैयारी पूरी है तो फिर निगरान हुकूमत नहीं लगा सकेगी नया आर्मी चीफ, और वो ज़ाहिर मौजूदा आर्मी चीफ की तौसीह की बात कर चुके हैं। ये अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो नज़र नहीं आ रहा। क्या मामला आप देख रहे हैं? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने बहुत सा वक्त ज़ाया कर दिया और उन्होंने अपने पद से अच्छे तरीके से नहीं खेले। उनकी जिद ने मामलात को एक और तरफ धकेल दिया है, और हुकूमत भी फैसला कर चुकी है और मेरे ख्याल फ़ौज पाकिस्तान का भी फैसला है कि कायदे और कानून के मुताबिक मामला चलेगा और जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है मुकम्मल होगी। अब खान साहब के लिए मुश्किल सूरत हाल होगी। वो हुकूमत को जिस तरह धक्का दे के गिराना चाहते हैं उस तरह आज तक तो पाकिस्तान में कोई हुकूमत गिरी नहीं है, तो आइंदा कैसे गिरेगी? पाकिस्तान में जो भी तहरीकें चली हैं और जो भी हंगामे हुए हैं और जब भी हुकूमत बदली है वो फ़ौज पाकिस्तान की मदाखलत से बदली है, उस मदाखलत के बगैर नहीं बदली। और वहाँ से इनकार हो रहा है, हमने मदाखलत नहीं करनी, हमने सियासत नहीं करनी, हमने आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, हमने कानून को नहीं तोड़ना। तो इसलिए ये मुश्किल होगी। खान साहब के धक्के से
कोई हुकूमत जाने वाली नहीं है। साफी साहब, जो इस्टेब्लिशमेंट है, ज़ाहिर है आर्मी चीफ ने तो अपनी बात बता दी। अभी तक अगर इमरान खान साहब इस सारे के सारे मामले में पुश कर रहे हैं और ज़ाहिर है उनकी पूरी सियासत का महवर नए आर्मी चीफ की तौसी है, आपको लगता है कि मामला ऐसे बन सकते हैं कि खान साहब अभी भी अपने मकासद के लिए कामयाब हो जाएं या फिर देर हो गई है? नहीं, मैं अपने उस्ताद मोहतरम शामी साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने देर कर दी है। एक तो ये है कि देखें, शुरू में तो पहले उनकी कोशिश थी कि फ़ौज माजी की तरह उनके लिए लोगों को मैनेज करें, जिस तरह एतमाद का वोट लेते वक्त जो पीटीआई के मेंबरान थे जो उनसे नाराज़ थे, उनमें किसी को कंटेनरों में बंद किया गया, किसी को क्या किया गया, किसी के साथ कमरे में बंद किया गया और सुबह उनको इमरान खान साहब के हक़ में उनसे वोट दिलवाया गया। वो इलेक्शन के किस्से तो अपनी तरफ RTS फेल हो जाना, पोलिंग एजेंटों को निकालना। तो इमरान खान साहब का ये डिमांड था कि इस मरतबा भी इस्टेब्लिशमेंट उनके लिए वो काम करें और 1-2 महीने से ये डिबेट जारी रही और फ़ौजी क़यादत की तरफ से उनको यही कहा जाता रहा कि जी हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम अपने आईनी और कानूनी रोल तक महदूद रहेंगे, ना आपके ख़िलाफ़ कोई काम करेंगे और ना आपके हक़ में पॉलिटिक्स को मैनेज करेंगे। तो जब इमरान खान की हुकूमत गिरी बेसाखिया हट जाने के बाद, तो पहले तो उन्होंने अमरीकी साजिश का बयानिया बना लिया और फिर वो फ़ौज को मजबूर और ब्लैकमेल करते रहे कि वो उनकी लाइन पे आ जाए। वो ब्लैकमेलिंग भी उनको उल्टा पड़ी और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर वो ये कहते रहे कि जी इस हुकूमत को आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहिए और उससे पहले इलेक्शन होने चाहिए। जब वो चीज़ भी, और उसके लिए उन्होंने मार्च भी किया, ये तजुर्बा वो पहले कर चुके हैं। जब वो नाकाम हो गया तो फिर वो इस पे आ गए कि जी आर्मी चीफ को इतनी मुद्दत के लिए एक्सटेंशन दी जाए। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक आर्मी चीफ ना एक्सटेंशन लेने के लिए उनका कोई इरादा नहीं है और उनकी भी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि जो कुछ हो वक्त पे हो, आइन और क़ानून के मुताबिक हो। तो उस सूरत में तो मुझे कोई मतलूबा नताइज इमरान खान साहब जो चाहते हैं वो हासिल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। शामी साहब, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खान साहब कह रहे हैं कि हमें रोक कैसे लेंगे, हमारी हुकूमत है, चारों तरफ से घेर लेंगे। और साथ में ये भी तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि पहले की तरह PTV पर या इस पर अगर काबिज हो जाते हैं, कोई तसादुम की सूरत हाल हो जाती है तो हम लाखों लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता तसादुम हो जाए, लाशें गिर जाएं, तो इस सूरत में नुकसान हुकूमत का होगा, हुकूमत पर दबाव पड़ेगा, क्या होगा? कोई हिकमत अमली आपको इसमें नजर आ रही है? जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं अपने कारकुनों की? वो जो गालिब ने कहा है ना, मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। अगर हंगामे से, फसाद से आपको उम्मीदें वाबस्ता हैं तो फिर जो हंगामा उठाएगा, जो फसाद बर्पा करेगा, वो उसकी सजा पाएगा। बर्रे सगीर की तारीख पर नजर डालें तो बहुत बड़ी तहरीक थी, खाकसार तहरीक, और अल्लामा मशरकी जो है जब उसको मुकाबल ले आए पुलिस के और हुकूमत के और तसादुम किया और लाशें गिरी, तो फिर उसके बाद वो तहरीक जो थी वो तारीख के सिमट कर रह गई। जब आप तसादुम करते हैं, जब आप लाशों की तरफ आते हैं, जब आप दंगा फसाद जो है उसमें पनाह लेते हैं, तो कभी जीत आपकी हो नहीं सकती। सियासी जमातों का इम्तिहान यह है कि वो पुरअमन रहें, कानून और आइन के रास्ते में गामजन रहें और दबाव बढ़ाएं अपना और उससे नताइज हासिल करें। अगर वो इससे आगे बढ़ेंगी तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। माजी में भी हम देख चुके हैं और मुस्तकबिल में भी यही होगा। खान साहब जो हैं वो कोई फौज की सरबराही नहीं कर रहे। वो जितने हलफ ले लें, खा वो जिस तरह का अंदाज बना लें, खा वो नाजी कहला लें या न्याजी कहला लें, तसादुम का रास्ता तबाही का रास्ता है और उसके नतीजे में कुछ हाथ आने वाला नहीं है।
साफी साहब, इसमें ज़ाहिर है अब जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्हें सिंध पुलिस से मदद मिल जाएगी, इस्लामाबाद से मिल जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा ने मना कर दिया, पंजाब से भी नहीं मिलेगी। अब वो रिलाय करेंगे रेंजर्स पर, एफसी पर। आपको लगता है कि एक पूरी रियासती मशीनरी की मदद हुकूमत को हासिल होगी सारे के सारे सिनेरियो में, या ये मुश्किल होगा और राना सनाउल्लाह साहब का प्लान फेल हो सकता है? देखिए, एक तो जो शामी साहब ने बात की ना कि कोई हिटलर की नकल करने से हिटलर नहीं बन जाता। एक तो हिटलर की जो कोर टीम थी वो उसको किसी खुफिया एजेंसी ने नहीं दिलवाई थी, और इमरान खान साहब की जो कोर टीम है वो आप और हम सब जानते हैं कि कहाँ से आई हुई है। दूसरा, उनके जो लोग हैं वो गाली देने के तो माहिर है, और ख़ुद इमरान खान साहब भी, लेकिन गाली देने वालों में और गोली चलाने वालों में और गोली काने वालों में भी फ़र्क होता है। तो वो लॉट जो है गोली काने वाला और चलाने वाला, वो टीएलपी के पास तो हो सकता है, वो टीटीपी के पास हो सकता है, वो कुछ मजहबी और कौम परस्त जमातों के पास हो सकता है, लेकिन इनके पास वो लॉट नहीं है। फिर एक और चीज़ भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि लास्ट टाइम जब वो आए थे, जो 2014 का था, वो तो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट का और उस वक़्त की एजेंसियों का प्लान था और हर तरफ से उनको गारंटी दिलवाई गई थी। जो लास्ट टाइम वो आए थे, तो हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से आए थे, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पुलिस ने तामील कर दी, लेकिन इमरान खान ने वायलेट किया क्योंकि उनको H9 पार्क में कहा गया था। अब वो मामला अभी तक किसी हद तक पेंडिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पुलिस और एजेंसियों ने रिपोर्ट तलब की थी कि इमरान खान साहब डी चौक की तरफ क्यों गए। तो हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है कि उस वक़्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और तौहीन अदालत की है, और शॉर्ट उस ऑर्डर में भी एक जज, मुअज़्ज़ज़ जज यहया अफरीदी ने ये लिखा था कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। तो मेरे ख़्याल में अब भी मामला हुकूमत उस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। एक तो पहले जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का भी एक फ़ैसला मौजूद है जलसे जुलूसों के बारे में इस्लामाबाद के अंदर। तो जब पिछले ऑर्डर की सुप्रीम कोर्ट को यकीन याद दहानी कराई जाएगी, तो मेरे ख़्याल में उससे पहले उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी कोई कायदा और ज़ाब्ता बनाएगा। बहुत शुक्रिया। अदालत ने जो पिछला मामला था उसके 7 दिन में मुख्तलिफ एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी थी, वो रिपोर्ट तो जमा हो गई थी, मगर उसके बाद कोई समाज इस हवाले से नहीं हुई है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और यूटर्न लिया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्या मामला आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ के अराकीन के इस्तीफों से मुतालिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों अपने अपने सियासी कार्ड्स खेल रहे हैं। पहले तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान किया। स्पीकर के बुलाने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ के अराकीन ने कौमी असम्बली में जाने से इनकार कर दिया, और जब हुकूमत ने सियासी हिकमत अमली के साथ तहरीक इंसाफ के 11 अराकीन के इस्तीफे मंजूर कर लिए, और फिर जब उनमें से 9 हल्कों में इंतखाबात का ऐलान हो गया, तो तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत 9 के 9 हल्कों पर इमरान खान को उम्मीदवार बना दिया और दावा किया कि हुकूमत की सियासी चाल का भरपूर जवाब आ गया है और आएगा। मगर अब जब मामला करीब आ चुका है, तो तहरीक इंसाफ इस पूरे अमल से पीछे हट गई है, और उसके 10 अराकीन ने अदालत से रुजू कर लिया है कि उन्होंने इस्तीफे अकेले नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर सिर्फ सियासी मकासद के लिए दिए थे, और उनकी इस्तीफे देने की नीयत नहीं थी। शीरी मज़ारी, अली मोहम्मद खान और फ़रूख हबीब समेत तहरीक इंसाफ के 10 अराकीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कौमी असम्बली के स्पीकर की तरफ से उनके इस्तीफे तस्लीम करना और इलेक्शन कमीशन का उन्हें डी सीट करके ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करना गैर आईनी है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफे सियासी मकासद के लिए दिए थे ताकि हुकूमत को नए इंतखाबात के लिए मजबूर किया जा सके। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफ़र की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त के मुताबिक दरख्वास्त गुजार समेत 123 अराकीन के इज्तिमाई इस्तीफों से मुताल्लिक़ ख़त तहरीक इंसाफ ने वसूल किया, जिसे जमा करा दिया गया। दरख्वास्त गुजारों ने पार्टी की हिदायत के मुताबिक अमल किया, जिसका सिर्फ सियासी मकसद था ताकि दीगर जमातों को नए इंतखाबात पर राज़ी किया जा सके और नई हुकूमत का क़याम हो सके। और ये इस्तीफ़े 123 अराकीन के इज्तिमाई इस्तीफ़ों और इज्तिमाई तौर पर डी सीट होने से मशरूत थे। 28 जुलाई को स्पीकर की तरफ से बगैर किसी इंक्वायरी और दरख्वास्त गुजारों की तरफ से बगैर किसी तस्दीक के इस्तीफे मंजूर करना और इलेक्शन कमीशन को भिजवाना और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन अराकीन को डी सीट करना आइन के खिलाफ है, और इन फैसलों को मुस्तरद किया जाए। दरख्वास्त गुजारों का इस्तीफे देने का इरादा नहीं था। स्पीकर ने दरख्वास्त गुजारों को सुने बगैर और बगैर किसी इंक्वायरी के ये इस्तीफे मंजूर कर लिए। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ के अराकीन ने अपनी दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा के दरमियान होने वाली बातचीत की ऑडियो लीक का भी सहारा लिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 29 सितंबर को एक ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर आई, जिसमें पीटीआई अराकीन के इस्तीफों से मुतालिक इंकिशाफात थे। उस ऑडियो में मौजूदा वज़ीर आज़म, काबीना अराकीन और नून लीग के रहनुमाओं की ये बातचीत करते सुना जा सकता है
कि इस्तीफे मंजूर किए जाएं और इस हवाले से नवाज शरीफ से भी मंजूरी ली जाए। ये पूरी बातचीत एक मुजरिमाना साजिश के गिर्द घूमती है, जिसका मकसद तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी तरीके से और 11 अप्रैल को दिए गए इस्तीफों में से मखसूस इस्तीफे मंजूर करके मुतासिर करना है। और इस साजिश पर स्पीकर की मिली भगत के साथ अमल किया गया और इन ऑडियो लीक्स में जो लोग भी मुलविस थे उनमें से किसी ने भी कभी इसकी तरदीद नहीं की है। और ये मामला दरख्वास्त गुजारों के मौक़िफ़ को तक़वियत बख्शता है कि उन्हें इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया गया और उनके इस्तीफ़ों को गैर कानूनी तौर पर मंजूर किया गया, इसलिए इस पूरे अमल को मुस्तरद किया जाए। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के मुताबिक ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 10 अराकीन को डी-सीट करने के साथ साथ स्पीकर ने एक और रुकन अब्दुल शकूर शाद को भी डी-सीट किया था और वो भी स्पीकर के सामने पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी शकूर शाद को डी-नोटिफाई कर दिया और उनके हल्के में इंतखाबात कराने का फैसला कर दिया, जिसके बाद शकूर शाद ने इस मामले को चैलेंज किया और अदालत ने उनको डी-सीट करने का नोटिफिकेशन इस बुनियाद पर मुअत्तल किया कि इस अमल में जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए। ये तहरीक इंसाफ के उन 10 अराकीन की दरख्वास्त थी जिसके इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली मंजूर कर चुके हैं और जिनके हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात अब 16 अक्टूबर को होने हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि जो मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ के अराकीन ने इस दरख्वास्त में इख्तियार किया है वो ना सिर्फ उनके माजी के मौक़िफ़ से मुतज़ाद है बल्कि तहरीक इंसाफ के हालिया बयान के भी बरखिलाफ लगता है, क्योंकि 11 अप्रैल को जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर होने वाली थी तो तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया और फिर तहरीरी तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली को 123 अराकीन के इस्तीफे भी भिजवा दिए गए, जिसके बाद 13 अप्रैल को उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने खुद मुस्ताफ़ी होने से पहले तहरीक इंसाफ के 123 अराकीन असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। मगर फिर जब 16 अप्रैल को राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के अराकीन के इस्तीफ़ों की दोबारा तस्दीक की रूलिंग जारी कर दी और फिर उन्होंने इस्तीफे देने वाले अराकीन असम्बली को 6 से 10 जून के दरमियान स्पीकर सेक्रेटेरिएट में पेश होकर इस्तीफ़ों की तस्दीक करने की हिदायत कर दी। मगर तहरीक इंसाफ का एक भी रुकन स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश नहीं हुआ, बल्कि खबर ये सामने आई कि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के अराकीन को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने से मना कर दिया है और मौका अख्तियार किया है कि ये एक ट्रैप है। इस दौरान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा कि उनके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर दे और तमाम नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया जाए। फिर 28 जुलाई को स्पीकर कौमी असम्बली ने 123 में से 11 अराकीन असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए, जिनमें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाली 2 अराकीन भी शामिल हैं। और फिर 5 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया और इसी दिन इमरान खान ने इन तमाम 9 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया और इमरान खान के कागजात नामजदगी इन हल्कों से जमा करा दिए गए। मगर सितंबर में तहरीक इंसाफ ने 11 अराकीन के इस्तीफे मंजूर करने के मामले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस्तीफे मरहलों में कबूल नहीं किए जा सकते। तहरीक इंसाफ के तमाम 123 अराकीन के इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएँ। मगर 6 सितंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फिर इस कहानी में एक और ड्रामाई मोड़ आया। इन 11 अराकीन में से एक रुकन शकूर शाद ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खुद दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। पार्टी हेड ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ने 123 इस्तीफे टाइप करके भेज दिए, जिस पर सितंबर में अदालत ने शकूर शाद का इस्तीफ़ा मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और उन्हें असम्बली इजलास में शिरकत करने का हुक्म दे दिया। शकूर शाद की दरख्वास्त पर तहरीक इंसाफ ने उन पर बरहमी का इज़हार किया और 10 सितंबर को उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया और उनकी बुनियादी रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने सैलाब की वजह से इन 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए, जिसमें इमरान खान ही वाहिद उम्मीदवार थे। तो तहरीक इंसाफ ने तनकीद की और फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया और अब उनमें से 8 नशिस्तों पर 16 अक्टूबर को इंतखाबात होने हैं। मगर तहरीक इंसाफ ये मामला फिर अदालत ले गई है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शकूर शाद ने जब अदालत से रुजू किया था कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो तहरीक इंसाफ शकूर शाद पर बरहम हो गई थी, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया था, उनकी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। मगर आज तहरीक इंसाफ ने अदालत में वही मौक़िफ़ अख्तियार किया जो शकूर शाद ने किया था और ख़ुद इसका हवाला भी दिया है। सिर्फ यही नहीं, कल तक तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से 9 हल्कों में एक साथ इंतखाबात लड़ने का जश्न मना रही थी और दावा कर रही थी कि इन तमाम हल्कों से इमरान खान जीतेंगे। और जब इन हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मौखर हुए तो तहरीक इंसाफ दावा कर रही थी कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है और अब वही तहरीक इंसाफ इन हल्कों में इलेक्शन ना कराने की बात कर रही है। सिर्फ यही नहीं, जब स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के अराकीन को असम्बली में बुला रहे थे तो तहरीक इंसाफ जाने से इनकार करती रही और कहती रही कि इस्तीफे तो कासिम सूरी मंजूर कर चुके हैं। और अब वही तहरीक इंसाफ कह रही है कि स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत दी जाए कि इन अराकीन को इस्तीफों से मुताल्लिक बुलाया जाए। साथ ही इमरान खान गुज़िश्ता दिनों ये भी वादे कर चुके हैं कि अगर साइफर के मामले पर तहकीकात कराई जाए तो वो असम्बली में जाने को तैयार है। यानी हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों ने इस मामले पर सियासी हिकमत अमली इख्तियार की, सियासी चालें चली और इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात के करीब आते ही तहरीक इंसाफ अदालत चली गई है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस केस में वकील अली ज़फ़र को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।